मैं हूं डॉक्टर हबीबुर्रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर के एक्सरसाइजेस को हम डिस्कस कर रहे थे और इन एक्सरसाइजेस में आज इंशाल्लाह हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, जो कि हमारा लेक्चर 7 है। अच्छा जी, इसमें कुछ क्वेश्चन हमारे पास रह गए थे। उसमें क्वेश्चन नंबर 44 है, इसके साथ 45 है, फिर उसके बाद 46 है और उसके बाद 47 है। ये क्वेश्चंस रह गए थे। अब इनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं जनाब। पहले क्वेश्चन से हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा है जी, कैलकुलेट द एनर्जी चेंज। हमने मालूम करना है क्या चीज़ जी, एनर्जी चेंज। सही है जी। अच्छा, व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है लोअर ऑर्बिट से जो कि n1 है, टू हायर ऑर्बिट जो कि n2 है, यानी इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप कर रहा है। मिसाल के तौर पर ये एक एटम का बेटा जी न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होंगे और इसके गिर्द लाजमी बात है इसके शेल्स मौजूद होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। अब क्वेश्चन हमसे ये किया जा रहा है कि जी एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, अच्छा जी, जो कि निचले ऑर्बिट से जंप करके ऊपर जा रहा है। लोअर ऑर्बिट n1 से जंप करके जा रहा है हायर ऑर्बिट n2 के अंदर। अच्छा, इस दौरान ये कितना एनर्जी, अच्छा इस दौरान याद रखो एनर्जी जज्ब होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी जज्ब करके ऊपर जाता है जंप करके, और जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है तो फिर ये एनर्जी को रिलीज़ करता है, ठीक है जनाब। अच्छा जी, अब हम आते हैं जनाब, इसने कहा कि जी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी में चेंज आएगी उसको आप पता करें, और इलेक्ट्रॉन जब लोअर ऑर्बिट से जंप करके किधर जाएगा जी, हायर ऑर्बिट की तरफ। ये बातें हमने करनी है मालूम, ठीक है जी। तो चलिए जी इसको हल करते हैं। अच्छा, जहाँ से जंप करेगा उसको हम n1 कह रहे हैं, ठीक है, और इसे हम फर्स्ट शेल बोलेंगे। और जहाँ पे जंप करके जा रहा है जिसको हम n2 कहते हैं वो इसका सेकंड शेल है, ठीक है जनाब। अच्छा जी, अब इसके लिए एक फार्मूला स्टूडेंट्स लगता है, तो आपको वो फार्मूला याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कैसे मालूम करते हैं। इसके लिए एक फार्मूला है जिसे हम डेराइव करते हैं जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे होते हैं। वो फार्मूला है डेल्टा E इज़ इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जॉल्स, और उसके बाद आता है 1/n1 स्क्वायर, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये जनाब फार्मूला है, इसे आप याद करेंगे, अच्छी तरह से रट्टा लगाएंगे, ठीक है जनाब। एनर्जी निकालने का फार्मूला। अच्छा, बाकी बस आपने इसको हल करना है और इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। तो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जॉल, इसे तो आप फ़िलहाल ना छेड़ें। अच्छा जी, इसकी वैल्यू लगानी है, ठीक है, 1/n1। अच्छा जी, n1 देखिए जनाब, n1 हमारे पास पहला शेल है, तो मैं इधर लिखूँगा 1 का स्क्वायर माइनस 1/n2। n2 हमारे पास दूसरा शेल है, तो मैं इसकी जगह 2 लिखूँगा, 2 का स्क्वायर। अच्छा जनाब, तो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जॉल, ये आ गया जी। अच्छा जी, 1/1 का स्क्वायर क्या आता है जी, 1 ही आता है, माइनस 1। अच्छा जी, फिर जो 2 का स्क्वायर क्या आएगा जी, 4 आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद ये इसी तरह से रहेगा ठीक है जी। अब बेटे जी, अगर आपको मैथमेटिक्स आता है, एलसीएम निकालना आता है, तो आपको पता है कि हम इसका एलसीएम निकालेंगे, नीचे 4 आएगा। अब अच्छा जी, नीचे 4 आएगा। अब ये जो नीचे वाली वैल्यू ये 1 होती है, ठीक है। अब 1 में 4 दफ़ा है, तो इसकी जगह हम 4 लगाएंगे, ऊपर माइनस का साइन यहाँ से आएगा। फिर 4 के अंदर 4 एक दफ़ा है, तो इसकी जगह हम 1 लगाएंगे। ये मैथमेटिक्स से एलसीएम है बेटे जी। ये अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप किसी से पूछ लीजिए। आगे चलते हैं जी, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जॉल। अच्छा, 4 में से एक निकल गया तो 3/4 रह गया जी। अच्छा, आगे चलते हैं जी, इसके बाद
2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। लाजमी बात है, हम 3 को 4 पे क्या करेंगे जी, डिवाइड करेंगे। चलिए जी, तो मैं इस 3 को 4 पे डिवाइड करता हूँ और आपको आंसर बताता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद हम इसे मज़ीद हल करेंगे। तो 3/4 ये हो जाता है जनाब 0.75, ठीक है जी। अब इस 0.75 को इस रकम के साथ हमने करना है मल्टीप्लाई। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी 2.18 के साथ, तो हमारे पास आंसर आता है 1.635 इंटू 10⁻⁻18 जॉल। ठीक हो गया जनाब। तो ये एनर्जी चेंज आएगा इलेक्ट्रॉन के अंदर, ये वाला जनाब, ठीक है जी, ये एनर्जी चेंज आया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे जी, ये 44 हो चुका। अब हम जाएंगे जी क्वेश्चन नंबर 45 पर। इसमें भी कैलकुलेशन है, इसे भी हमें समझना होगा। कैलकुलेट दी फ्रीक्वेंसी। अच्छा जनाब, हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मालूम करना है। पहली बात, वेव लेंथ नैनोमीटर में, वेव लेंथ लैम्डा मालूम करना है ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय हाइड्रोजन एटम। वो लाइट जिसे हाइड्रोजन ने एब्जॉर्ब किया, हमें उसका फ्रीक्वेंसी भी मालूम करना है, वेवलेंथ भी मालूम करना है। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम N2 टू N3, जब एक इलेक्ट्रॉन N2 से N3 में जाएगा। N2 से N3 में जाने का मतलब ये है कि वो हायर एनर्जी लेवल में जा रहा है। सही है जनाब, ठीक है। अब ज़रा इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझते हैं जनाब, ठीक है जी। इस क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि जी मैं ज़रा इसका डायग्राम बनाकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा जी, ये हमारे पास सही है जनाब, ये हाइड्रोजन का एटम है जिसमें एक प्रोटॉन है। अब वो कह रहे जी N2, यानी इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और ये जंप करके जा रहा है N3 के अंदर, यहाँ से, ठीक है जी। N1 से जा रहा है किसके अंदर, N3 के अंदर। क्वेश्चन यही था ना बेटा जी, क्वेश्चन था जी कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ of the light absorbed by hydrogen atom when electron jumps from n is equal to 2 to n is equal to 3। ठीक है जनाब। तो इलेक्ट्रॉन जो है जब N2 से, सॉरी ये जो है मैंने इसको N1 लिखा है, ये N2 है, ठीक है जी, ये N2। अच्छा जी, तो N2 से जब जंप करके N3 में जाएगा, तो इस दौरान जो ये एनर्जी जज्ब करेगा, इसका इस एनर्जी का वेवलेंथ कितना होगा और इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा। ठीक है जनाब। तो बेटे जी, हमें मालूम क्या क्या करना है इस दफ़ा। एक तो हमें फ्रीक्वेंसी मालूम करना है, दूसरा हमें मालूम करना है वेवलेंथ। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी मालूम करना है और वेवलेंथ मालूम करना है, ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि इस केस में ये जहाँ से देखो, जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है वो हमेशा N1 कहलाता है और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाता है वो N2। इस बात को आपको समझना होगा कि इलेक्ट्रॉन जहाँ से भी जंप करे उसको N1 कहते हैं, चाहे वो N2 हो, N3 हो, N4 हो। और जहाँ इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा उसे बेटा जी हम N2 कहते हैं, चाहे वो तीसरा हो, चौथा हो, पाँचवा, वो N2 कहलाएगा। तो N1 इस वक्त दूसरा शेल है और N2 इस वक्त तीसरा शेल है। ये बात आपको क्लियर है, तो सवाल आपको समझ आ जाएगा। अच्छा जनाब, अब हमने फ्रीक्वेंसी मालूम करना है और लैम्डा मालूम करना है। हम सब जानते हैं कि जी फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है वो होता है, अच्छा बेटा जी, आपका जो फर्स्ट ईयर का बुक है उसके अंदर जो है एक कैलकुलेशन है जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। उस कैलकुलेशन में एक फार्मूला यूज़ होता है, उस फार्मूले से ये क्वेश्चन हल होता है। वो फार्मूला मैं आपको ज़रा अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप ज़रा इस फार्मूले को देखिए, फिर मैं इसे दोबारा छोटा कर देता हूँ, ठीक है जी। ये फार्मूला स्टूडेंट्स देखिएगा ज़रा। इस फार्मूले में देखिए कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मालूम करने का तरीका है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी द एनर्जी चेंज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, यानी एनर्जी में जो चेंज आता है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा, वी नो दैट, और डेल्टा ई खुद किसके बराबर है जी, के जेड स्क्वायर 1/n1² 1/n2² के, इसके बराबर होते हैं, ठीक है। यहाँ के कांस्टेंट है, z जो है ये एटॉमिक नंबर है
और ये 1/n यानी एक शेल से दूसरे में इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा तो एनर्जी चेंज को हम जाहिर करते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये स्टूडेंट्स कि ये फार्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है जी। अब मैं इसी फार्मूले को यहाँ पर लगा रहा हूँ इसको हल करने के लिए। अच्छा आप ना एक काम करेंगे, ठीक है, डेल्टा ई की जगह इसको इधर पुट कर दो, डेल्टा ई की जगह, क्योंकि डेल्टा ई एच न्यू के बराबर है तो आप इसे पुट कर दें। तो फार्मूला बनेगा एच न्यू इज़ इक्वल टू के जेड स्क्वायर, ठीक है, बाकी 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है जी। बस जनाब, जब ये आपने कर लिया तो आपका मसला हल हो गया, ठीक है। अब मैं इसे जो है दोबारा छोटा कर लेता हूँ, ये आपकी बुक में मौजूद है बेटा जी, ठीक है जी। इसे मैं साइड पे करता हूँ। अच्छा, अब फार्मूला हमारे पास आ चुका है, हमने सिर्फ क्या करना है जी, हमने फार्मूले में वैल्यूज़ लगा करके सवाल को हल करना है। तो चलिए जी, वैल्यूज़ पुट करके बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा जी, हमने फ्रीक्वेंसी मालूम करना है, तो मैं क्या करूँगा कि जेड स्क्वायर को इधर ही छोड़ दूँगा, इस एच को इक्वल के साइन के इधर ले आऊँगा। अच्छा, उसके बाद मेरे पास है 1/n1 स्क्वायर, फिर मेरे पास है 1/n2 का स्क्वायर, सही है जनाब। अच्छा, के मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है जनाब। अच्छा, यहाँ कांस्टेंट से क्या मुराद होगा बेटे जी, यहाँ कांस्टेंट से मुराद है 2.18 10⁻⁻18 जॉल। ये जो ऊपर फार्मूले में भी हमने यूज़ किया था, ठीक है। कांस्टेंट की वैल्यू ये बड़े कैलकुलेशन के बाद आता है, तो आपने इसको बस डायरेक्ट लगा लेना है, ठीक है। ये इसकी वैल्यू है, ये ऊपर भी हमने हल किया था ये वाला, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद जनाब ये मैंने लगा दिया जी, के की जगह वैल्यू लगा दिया 2.18 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18 जॉल, सही हो गया। अच्छा, इसको लगाने के बाद ये जो आपके पास आ रहा है ना आगे जेड स्क्वायर, चूँकि हाइड्रोजन की बात हो रही है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इट मीन्स कि हमें 1 का स्क्वायर लेना है। अच्छा, नीचे एच प्लांक्स कांस्टेंट है 6.62 10⁻⁻34 जॉल, ठीक हो गया जी। बाकी 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये इसी तरह से रहेगा, ठीक। बाद में से भी हम हल करेंगे, मैं फ़िलहाल आपको समझा रहा हूँ। अच्छा जी, अब देखिए जनाब, ये जो 1 के स्क्वायर है ये 1 आएगा, फिर 1 इससे मल्टीप्लाई हो करके यही आएगा। इट मीन्स कि हमें सिर्फ इसको इस पर डिवाइड करना है, ठीक है जी, हमें इसको डिवाइड करना है। इसे डिवाइड करने के बाद हमारा सवाल आगे हल होगा। तो मैं ज़रा कैलकुलेटर ले आता हूँ जनाब, सॉरी, सारा किस्सा ख़राब हो गया। अच्छा जी, तो मैं ज़रा कैलकुलेटर ले आता हूँ जनाब, ठीक हो गया जी। अच्छा देखिए जनाब, 2.18 हमने लिखना है, इसको डिवाइड करना है 6.6262 प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू पर, ठीक है जी। ये हमारे पास आया भाई साहब 0, अच्छा जी 0.3289, बस मैं इधर तक इसको लिखता हूँ। ऊपर 10⁻⁻18 जॉल है, 10⁻⁻18 जॉल है। अच्छा जी, नीचे से, अच्छा ये ऊपर नीचे वाले जॉल कट जाएंगे, सही है जनाब। तो अच्छा, जॉल सेकंड था ये, सॉरी, ये मास कांस्टेंट जॉल सेकंड होता है, तो सेकंड ऊपर आकर के क्या हो जाएगा, पर सेकंड हो जाएगा। और ये जो 10 की ताकत -34 है, ये ऊपर आके प्लस हो जाएगा, तो 10 की ताकत +34, ठीक है। अच्छा, 0.3289, उसके बाद 10 और 10 इस बेस को कॉमन लिया, तो -18 + 34 पर सेकंड। अच्छा, 0.3289, अच्छा 34 में से 18 को निकालेंगे, 34 - 18, तो मेरे पास रह जाएगा 10⁻16 रह जाएगा, ठीक है, पर सेकंड। ये भाई साहब हमारे पास फ़िलहाल हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ रही है, हम इसे मज़ीद हल करेंगे, ठीक है। यानी 0 को मैं ख़त्म करूँगा, इसको इधर ले जाऊँगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा 3.289, और चूंकि इधर से मैंने रकम बढ़ा दिया तो इधर से मुझे इसको छोटा करना पड़ेगा पर सेकंड, ठीक है जनाब। अब ये बार बार मैं ये नहीं समझाऊंगा, पिछले लेक्चर में मैं समझा चुका हूँ कि ये कैसे आता है, ठीक है जनाब। अब ये तो मैंने सिर्फ इस तरफ को हल किया, अब तक मैंने इसको हल नहीं किया है, अब हम थोड़ा सा काम इस पर करेंगे, ठीक है जी जनाब। ये हमारे पास देखिए जी, मैं इसको यहाँ से हल करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, स्टार्ट से बिल्कुल। देखिए बेटे जी,
हमारे पास यहाँ पर क्या दिया था जी, 1/n1 का स्क्वायर। n1 हमारे पास क्या चीज़ है, देखिए जनाब, n1 2 है, तो इधर मुझे 2 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, और n2 हमारे पास 3 है, तो मुझे इधर 3 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। आप जानते हो 2 का स्क्वायर 4 आता है, इट मीन्स इधर 4 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना आता है, 9 आता है जनाब, तो इधर हमारे पास 9 आएगा। ठीक हो गया जी। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, तो 9 4 का जब एलसीएम लिया जाता है तो बेटा जी ये आता है 36। कितना आता है जनाब, ये आएगा नीचे आएगा 36। ठीक है, माइनस का साइन अपनी जगह, नीचे 36 आ गया। अब 36 में 4 कितने टाइम्स है वो हमने लगाना है, तो वो जनाब 9 टाइम्स है। और 36 में 9 कितने टाइम्स है, वो जनाब 4 टाइम्स है, तो इसे हम लगा देंगे। फिर 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 5। ठीक है जी, मैं इसको मिटा कर इधर लिखता हूँ 5। ठीक है, 5 आ गया हमारे पास जनाब, और नीचे आ जाएगा 36। अब 5 को जब मैं 36 पे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आएगा जनाब, इसको मैं ज़रा हल करूँ तो 5 को जब मैं डिवाइड करता हूँ 36 पर 0.13 आ जाता है, ये आ जाता है जी 0.13 पर सेकंड वाला मैं अब लगा रहा हूँ दोबारा से। ठीक है, अच्छा 0.13 को अब इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है 3.2 के साथ। ठीक है जी, 0.13 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं जी 3.289। तो बेटे जी ये मेरे पास आ रहा है 0.4568 वगैरह वगैरह 10⁻15 पर सेकंड। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसको फिर एक अशारिया इधर ले जाऊँगा ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आऊँ, तो ये 4.56 हो जाएगा। इधर से मैंने रकम को बढ़ा दिया तो इधर से छोटा हो जाएगा, 10 की ताकत 14 पर सेकंड। ये मेरे पास आंसर आ रहा है। ठीक है जी, 10 की ताकत 14, ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ गया। अच्छा, जैसे ही हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगा तो वेवलेंथ निकालना तो बिल्कुल आसान है। क्यों? क्योंकि जो लैम्डा होता है जनाब, ठीक है जी, जो लैम्डा होता है वो बराबर होता है C/न्यू के। ठीक है, लैम्डा किसके बराबर होता है, C/न्यू, या दूसरे अल्फाज में आप यूँ भी कह सकते हो कि न्यू = C/लैम्डा होता है। ठीक है जी। अच्छा, C की वैल्यू ये तो फिक्स्ड है, हमें पता है कि ये होता है जी कितना, 3 × 10 की ताकत 8 मीटर्स पर सेकंड, और न्यू की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली क्या था जनाब, 4.56 और 10⁻⁴ कितना था जनाब, 14 पर सेकंड। तो पर सेकंड कट जाएंगे जनाब, और 3 को 4.6 पे डिवाइड करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाय 4.56, ये मेरे पास आंसर आया 0.657। ऊपर मेरे पास बचा 10 की ताकत 8, और नीचे मेरे पास है 10 की ताकत 14, जो ऊपर आएगा तो 10 की ताकत -14 हो जाएगा, तो 0.657 10 की ताकत। अच्छा, अभी 10 को हम कॉमन लेंगे बेस को, तो 8 - 14 हो जाएगा 0.657। अब जनाब हमने क्या करना है, इस 14 में से 8 को निकालेंगे तो 10 की ताकत क्या रह जाएगा, -6 रह जाएगा। इसको एक जंप इधर देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, तो ये 6.57। इधर से चूंकि मैं रकम को बढ़ा रहा हूँ तो इधर से मुझे छोटा करना होगा, और -6 से छोटा -7 होता है, तो ये मीटर, ये जनाब मेरे पास आया इसका वेवलेंथ यहाँ पर, ये मीटर में है। ठीक है, अच्छा आप इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं इसको। ठीक है जी, नैनोमीटर में ये 657 नैनोमीटर आएगा। ठीक है जनाब, तो ये बेटा जी हमारा आंसर था। अब हम चलते हैं जनाब, और कौन से क्वेश्चन इसमें रह गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, एक्सप्लेन वाई द सब शेल इज़ नॉट फुल इन ऑक्सीजन एटम एंड फुल इन नियॉन एटम। अच्छा, इधर लिखे जी सब शेल, पता नहीं S सब शेल कह रहा है, P सब शेल कह रहे, पता नहीं क्या कहना चाह रहे। ठीक है, शायद मेरी बुक में स्पेलिंग मिस्टेक हो। एक्सप्लेन वाई दी सब शेल इज़ नॉट फुल इन ऑक्सीजन एटम एंड फुल इन, पता नहीं क्या कह रहे। इसको मैं स्किप करता हूँ क्योंकि मुझे सेंटेंस ठीक नहीं लग रहा।
47 है जी, कैलकुलेट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम चार्ज टू मास रेशो एंड मास। ये बेटा जी इलेक्ट्रॉन का मास निकालना चार्ज टू मास रेशो से और मास से। ये बड़ा सिंपल सा है। आपने क्या करना है जी, चार्ज टू मास रेशो इलेक्ट्रॉन का लिखना है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है जी, 1.602 10⁻⁻19 कूलम है। अच्छा, मास इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, 9.1 10 की ताकत -31 किलोग्राम। ठीक है जनाब, आपको मालूम क्या करना है जी, मालूम आपको मास करना है। ये जो चार्ज टू मास रेशो है इसकी आप वैल्यू लगाएंगे जो कि 1.75 जो भी होता है 10 की ताकत 11 कूलम, गालिबन इतना ही होता है, 10 की ताकत 11 कूलम्स पर किलोग्राम। ये चार्ज टू मास रेशो होता है। ये 1.602 10⁻⁻19 और ये इसका क्या है जनाब, मास है। ठीक है जी, तो अगर मैं इस मास की जगह सिर्फ m लगा दूं, ठीक है जी, तो इसको इधर ले आऊँ, इसको हल करूं तो मुझे इसका मास पता चल जाएगा। तो यहाँ पर बेटा जी हमारा ये चैप्टर के एक्सरसाइज ख़त्म हो गए हैं। तो नेक्स्ट मैं कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपके लिए हमारा जो फर्स्ट ईयर का चैप्टर 3 है केमिकल बॉन्डिंग, उसके एक्सरसाइजेज जल्द से लेकर के आऊँ। जितना मुझसे हो सका आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। थैंक यू फॉर